चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा विधानसभा में एक विधायक के गुटखा थूकने की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर वनतारा का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते इस सेंटर का उद्घाटन किया था। पीएम ने यहां करीब 7 घंटे बिताए थे। इस मौके पर पीएम ने एशियाई और सफेद शेर के शावकों को अपने हाथों से खाना भी खिलाया। यहाँ अनंत अंबानी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वनतारा अनंत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा पीएम ने अनंत और उनकी टीम की भी तारीफ की। मध्य प्रदेश के भोपाल में सचिवालय के कर्मचारियों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। वो अपनी मांग मनवाने के लिए मंत्रालय परिसर में सुंदरकांड का पाठ करते नजर आए। इन कर्मचारियों ने वेतन में बढ़ोतरी और प्रमोशन समेत 19 मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसी सदस्य ने विधानसभा के अंदर गुटखा खाकर गंदगी फैला दी। इसको लेकर स्पीकर ने विधायक को फटकार लगाई, लेकिन उनका नाम नहीं लेने की बात भी कही। स्पीकर सतीश महाना ने साफ किया कि सदन को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की है। किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। यूपी के हापुड़ में एक युवक को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में 20,000 रुपए का चालान काट दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ये युवक बाइक को लेटते हुए चला रहा था। फिर जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो कार्रवाई की गई। यूपी के वाराणसी में प्रयागराज महाकुंभ में अमृत जल लाया गया, जिसे लोगों में बांटा जा रहा है। ये पवित्र जल यहां दमकल विभाग की गाड़ियों से लाया गया। फिर यहां पुलिस लाइन में पूजा पाठ की गई और इस दौरान काशीवासी भी बड़ी संख्या में यहां पर जुटे और लाइन में लगकर ये जल लिया। हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ड्यूटी करने के लिए महाकुंभ में गई थी, वो गाड़ियां वापस लौट करके आई हैं, तो खाली ना करके वहां से अमृत जल लेकर के, गंगा जल लेकर के यहाँ पर आई हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर चैट जीपीटी की एआई चिकित्सा सलाह से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा और पेशेवर जीवन में मदद के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर रुख कर रहे हैं। लोगों के लिए जनरेटिव एआई टूल की मदद से स्वास्थ्य के बारे में जानने की बहुत संभावना है, लेकिन उत्तर हमेशा सही नहीं होते। स्वास्थ्य को जानने के लिए चैट जीपीटी से सलाह लेना जोखिम भरा भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि चैट जीपीटी से जुड़े सवालों के जवाब को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। कोई कविता लिखनी हो या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड्स लिखने हो, चैट जीपीटी चंद मिनटों में ही ऐसा कर देता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। जानकारों की माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करते समय एक बार तो इन पर संदेह करना चाहिए। आखिरकार ये टेक्नोलॉजी है। यूजर्स कई बार अपनी हेल्थ से जुड़े सवाल एआई चैटबॉट के साथ करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जवाब आपको सही मिले।
पिछले कुछ वर्षों से चिकित्सा से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए लोग ChatGPT की मदद ले रहे हैं। साल 2014 में करीब 2000 ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि 10 में से 1 ऑस्ट्रेलियाई अब मेडिकल से जुड़े सवालों को जानने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। पिछले महीने एक स्टडी में ये बात सामने आई कि ChatGPT का उपयोग करने वाले 3 में से लगभग 2 लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिन्हें आमतौर पर इलाज की जरूरत होती है। इस स्टडी में शामिल रही सिडनी यूनिवर्सिटी की जूली आयर बताती है कि AI मॉडल लोकप्रिय है क्योंकि वो किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे सकते हैं। हालांकि इन सभी उपकरणों के साथ हमेशा एक जोखिम भी रहता है कि वो गलत उत्तर दे सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब इतने सारे लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए AI मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? AI बेसिकली एक ऐसा मॉडल होता है जिसके अंदर उसको डेटा दिया जाता है, उस डेटा के बेसिस पर वो अपने आप को ट्रेन करता है और ट्रेनिंग होता है। उसको बहुत सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं, उसको बहुत सारा ऐसा डेटा दिया जाता है जिस डेटा को वो अपने सॉफ्टवेयर में डालता है और उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करता है कि इसके बेसिस पर क्या उसका रिजल्ट होना चाहिए। सो अगर कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता, जबकि मेडिकल लाइन की बात करें, जब भी मेडिकल डेटा की बात करते हैं तो डेटा ऊपर नीचे होता है और किस डेटा के ऊपर ट्रेन किया जाए, कौन सी कंट्री है, वहां पे क्या वेदर है, क्या सिम्टम्स है, मल्टीपल चीजें न्यू, आजकल नई तरह के फ्लूज आ रहे हैं, नए तरह के वायरसेस आ रहे हैं। सो AI कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। सवाल तो ये भी है कि चिकित्सा से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में ChatGPT पर कितना भरोसा किया जा सकता है और रिसर्च इस पर सहमति बनाने की कोशिश भी कर रही है। साल 2024 में एक स्टडी के दौरान ChatGPT को 150 चिकित्सा मामलों को सुलझाने की चुनौती दी गई, जिसमें रोगी का इतिहास, लक्षण और अस्पताल परीक्षण डेटा शामिल थे। रिसर्च ने AI को रोग का निदान और उपचार योजना बनाने के लिए भी कहा, लेकिन इसके नतीजे अच्छे नहीं आए। ChatGPT ने केवल 49% मामलों में ही सही निदान और उपचार योजना दी, जिसकी वजह से इस पर सवाल उठने लगे। लिहाजा रिसर्चर्स ने निष्कर्ष निकाला कि ChatGPT 100% सही जवाब नहीं देता। एक दूसरी स्टडी में भी ये बात सामने आई कि ChatGPT सटीक और व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह सही नहीं दे पाता, लेकिन मेडिकल से जुड़े सवालों के बैकग्राउंड की सही जानकारी जरूर दे देता है। जब शोधकर्ताओं ने 2023 में एक अध्ययन में ChatGPT पर चिकित्सा जानकारी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया और ChatGPT से ये जानना चाहा कि आपको पित्त पथरी रोग के कारण होने वाले पीलिया का इलाज करने की आवश्यकता क्यों है, तो ChatGPT ने उत्तर दिया कि पीलिया को कम करने से रोगी की शक्ल सूरत में सुधार होता है और इससे आत्मसम्मान में भी सुधार होता है। ChatGPT का ये जवाब गलत तो है ही और इससे ज्यादा हास्यास्पद भी है, लेकिन इस पर स्टडी से जुड़े रॉयल फ्री लंदन NHS फाउंडेशन ट्रस्ट UK के सर्जन सेबेस्टियन स्टॉबली का कहना है कि वास्तव में ChatGPT द्वारा बताया गया सही इलाज नहीं है। नया ChatGPT 4.0 इस सवाल का बेहतर जवाब देता है, जो अंग को हुए नुकसान और बीमारी की प्रगति को रोकने के उपाय बताता है। ChatGPT की चिकित्सा सलाह पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। AI मॉडल को जिस जानकारी के लिए जिस तरह से ट्रेन किया जाता है, वो इसके बारे में उसी तरह से जवाब देता है। वही समस्या ये है कि कोई भी नहीं जानता कि AI मॉडल को किस जानकारी के लिए कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। लोग आजकल ChatGPT पे आके सर्च करते हैं किसी भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन को लेकर और ChatGPT उसके अकॉर्डिंगली एक आंसर देता है। सो अनफॉर्चुनेटली कई बार वो आंसर्स ठीक होते हैं, कई बार वो आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ जिस डेटा के ऊपर उसको ट्रेन किया गया है, जिससे वो बना है, उसके बेसिस पर वो आंसर देता है। तो वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता और मेडिकल लाइन में हमेशा ये बोला जाता है कि आप
एक डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, बिकॉज डॉक्टर के पास वो एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो आगे आपको सही मेडिकेशन, सही तरह का जो एडवाइसेस दे सकता है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि एआई समस्याओं को हल नहीं कर सकता और उनका विश्लेषण भी नहीं कर सकता, क्योंकि एआई बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है, फिर संकेत मिलने पर उस जानकारी को दोहराता है। और हैरानी की बात तो ये है कि एआई मॉडल गलत सही सूचना में फर्क नहीं कर पाता है। चैट जीपीटी से जब उसकी चिकित्सा सलाह की विश्वसनीयता के बारे में पूछा गया तो उसने सेबेस्टियन स्टॉबली की बात को दोहराते हुए कहा, मैं चिकित्सा विषयों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान कर सकता हूं और स्वास्थ्य अवधारणाओं को समझा सकता हूं। मैं पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं हूं। जाहिर है आधुनिक युग में चैट जीपीटी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसके जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। ऐसे में जरूरी है कि चैट जीपीटी से जुड़े सवालों के जवाब को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियोस टुडे। कश्मीर में गुलमर्ग समेत कई इलाकों में एक बार फिर से भारी बर्फबारी। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक धनंजय मुंडे को मंत्री पद छोड़ना पड़ गया। बीड में एक सरपंच की हत्या के मामले में मंत्री के करीबी वाल्मीकि कराड पर आरोप लगे थे। इसके बाद एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें तस्वीरों के साथ सबूत पेश करते हुए कराड को हत्या का मास्टरमाइंड बताया। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे से इस्तीफा मांग लिया था। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। एस्ट्रिड के साथ 300 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। ऐसे में पीएम ने एस्ट्रिड की पहल का स्वागत भी किया। इससे पहले दोनों देशों के बीच कारोबार समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की दूसरी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने की। उन्होंने बताया कि अब समिति बनाई जाएंगी जो सभी जिलों का दौरा करेगी और सभी लोगों से मिलेगी। इस समिति की मुलाकात संतों, राजकीय पक्षों और आदिवासी समुदाय के लोगों से भी होगी। ये राय जानने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार होगा, जिसे कमेटी गुजरात सरकार को सौंपेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। इसका सैलानियों ने भी लुत्फ उठाया। वहीं डोडा में भी कई फीट तक बर्फ जम चुकी है, लिहाजा अब सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। उधर इस बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के मनाली में कारोबारियों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। वहां सैलानियों के पहुंचने से दोबारा होटल की बुकिंग में इजाफा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भलसवा लैंडफिल पर पौधारोपण का काम शुरू किया। यहां 2000 बांस के पौधे लगाए गए हैं और अगले कुछ महीनों में 50,000 और पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी सरकार का कहना है कि वो भलसवा लैंडफिल को हरित क्षेत्र में बदलना चाहती है। साथ ही सरकार ने दावा किया कि अगले साल मार्च 2026 तक राजधानी में कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार जारी है। आज नेता विपक्ष आतिशी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने दावा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे। आतिशी ने तंज कसते हुए कहा कि अब 4 दिन ही बचे हैं, क्या बीजेपी महिलाओं के वादे को पूरा करेगी। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के अस्पतालों का हाल बेहाल हुआ। वहीं आप कह रहे हैं कि बीजेपी जनता से किए वायदों से ध्यान भटकाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है कि 8 मार्च को पहली किस्त आएगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली की है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। आम आदमी पार्टी की विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त कब आएगी। मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किस्त आएगी। मोदी जी ने कहा था ये मोदी जी की गारंटी है। आज हो गई है 4 मार्च, 4 दिन बाकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल यही लिखा है, बस 4 दिन और। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर दिल्ली की सब महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किस्त मिलेगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुई महिला समृद्धि योजना को लेकर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी को लेकर तंज करते हुए कहा कि उन्हें आतिशी की सुरक्षा की चिंता होती है, क्योंकि कहीं स्वाति मालीवाल की तरह आतिशी के साथ भी कोई घटना न हो जाए। जवाब में आतिशी बोली कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगी और मुख्यमंत्री दिल्ली की महिलाओं की चिंता करे। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना न हो, इस बात की मुझे चिंता है। मैं रेखा गुप्ता जी को कहूंगी, मैं अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रख सकती हूँ, वो दिल्ली की महिलाओं का ध्यान रखें। जो उन्होंने वादा किया था दिल्ली की महिलाओं को कि 8 मार्च को पहली किस्त देंगे, वो अपना वादा पूरा करें। मैं अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रख सकती हूँ। वहीं स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं की CAG रिपोर्ट पर भी सियासत गरमा गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी रिपोर्ट रखी थी। इसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के अस्पतालों में सेहत सुधार के नाम पर जमकर लूटपाट हुई है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जनता से किए गए वादों पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार हैं। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज। डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। ऐसी कोई करप्शन की बात नहीं, ऐसा कोई घोटाले का प्रमाण नहीं, बल्कि इसमें बताया गया, कल जो हेल्थ पर रिपोर्ट आई उसमें भी बताया गया कि हेल्थ पैरामीटर्स में दिल्ली पूरे देश के मुकाबले बहुत बेहतर परफॉर्म किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने यही झूठे आरोप 5 साल लगाए, भाजपा ने वही आरोप अब आगे लगा रहे हैं। आप दिल्ली की जनता के लिए क्या विजन लेकर आए हैं? क्या आपके कोई इरादे हैं मोदी जी की बात को पूरा करने के? सियासी तनातनी के बीच दिल्ली के भलसवा लैंडफिल को हरित क्षेत्र में बदलने का बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। कभी 62 मीटर ऊंचे कचरे के पहाड़ के रूप में नजर आने वाला ये 70 एकड़ का क्षेत्र अब स्वच्छता और हरियाली की ओर बढ़ रहा है। 70 एकड़ में जो बलसवा का पहाड़ है, इसको कम करके 25 एकड़ लैंड को रिक्लेम कर लिया गया है और उस 25 एकड़ में से भी आज 5 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय गवर्नर साहब की उपस्थिति में। और इसमें आज 2000 बैम्बू प्लांट लगाए गए हैं, 50,000 से 56,000 इसमें बैम्बू प्लांट लगेंगे और बाकी की जो पहाड़ है इसकी 60 मीटर से ऊंचाई कम करके अब लगभग 53 मीटर कर दी है और 17 मीटर और अगले 3 महीनों में 4 महीनों में कम की जाएगी। दिल्ली में यमुना की सफाई के साथ साथ लैंडफिल भी बड़े मुद्दे रहे हैं और बीजेपी ने इन दोनों पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के घोटाले परत दर परत खुल रहे हैं, उससे लगता है कि केजरीवाल और उनके साथियों को मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी रहा। मंगलवार को सेंसेक्स 96 अंक फिसल गया और ये गिरावट के साथ 72,990 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 37 अंकों की गिरावट दर्ज हुई और ये फिसलकर 22,083 पर बंद हुआ। दिल्ली में सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1100 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 89,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी में भी 1500 रुपए की तेजी देखी गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 98,000 रुपए हो गई है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की मजबूती दर्ज की गई। रुपया 2 पैसे बढ़ गया। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 30 पैसे हो गई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के 7.9 करोड़ शेयर्स को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये शेयर एसबीआई से 104 करोड़ 54 लाख रुपए में खरीदे जाएंगे। चूंकि जेएफएसएल के पास अभी जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की 82.17% हिस्सेदारी है, ऐसे में अब इस खरीदारी के बाद जियो पेमेंट्स बैंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज आपको धनबाद के हाईटेक आंगनबाड़ी केंद्र में लिए चलेंगे, जहां बच्चों के लिए प्राइवेट प्ले स्कूल जैसी सुविधा मौजूद है और यहां बच्चों के पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कूदने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और खास बात तो ये है कि ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देखिए रिपोर्ट। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर जरूरी संसाधन यहाँ मौजूद है और ना तो ये कोई प्राइवेट स्कूल है और ना ही कोई क्लासरूम, लेकिन ये किसी प्राइवेट स्कूल से कम भी नहीं है। ये धनबाद के भिस्ती पाड़ा इलाके का आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसे प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहाँ दीवारों पर बच्चों की पढ़ाई से संबंधित पेंटिंग्स की गई है। इतना ही नहीं, बच्चों के बैठने के लिए बाकायदा प्लास्टिक के बेंच भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पर CSR मद से जो टेरी के द्वारा भिस्तीपाड़ा में मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग आंगनबाड़ी था उसको जो टेरी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इसके लिए फंडेड बाय निपॉन, हाउ वी हैव कन्वर्टेड, हमने इसको किस तरीके से एक मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर में कन्वर्ट किया है, जहाँ पे बच्चों के लिए हम लोगों ने खेलने का इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ उनके जो पढ़ने और पढ़ाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया है। खास बात ये है कि इस हाईटेक आंगनबाड़ी केंद्र में अब बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे यहाँ अपनी मर्जी से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों के खेलने कूदने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ते और खाने की सुविधा भी मौजूद है। बच्चे लोगों को खिलौना भी दिया गया है, जो मन लगा के खेल रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत जर्जर था, ना बाथरूम था ना कुछ था, बहुत जर्जर था। नहीं, बेंच वगैरह भी नहीं था। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खाना या नाश्ता खाना भी दिया जाता है। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से इस आंगनबाड़ी केंद्र को हाईटेक बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आंगनबाड़ी की लाइट हो या फिर पंखे, सब कुछ यहाँ सौर ऊर्जा से ही चलता है। सबसे बड़ी बात है, ये आंगनबाड़ी सौर ऊर्जा से संचालित है। इसमें किसी भी तरह का बिजली का हम लोगों ने यूज नहीं किया कि हमने एक्सटर्नल कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया है, ताकि बच्चों को क्लीन एनर्जी से पूरा पंखा से लेकर लाइट सबका इसका फायदा मिले। जाहिर है, धनबाद में मौजूद ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र राज्य में अपनी तरह का पहला सेंटर है, जहां बच्चों के लिए हर वो जरूरी संसाधन मौजूद है जो एक प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए या होता है। लिहाजा अब इसी सेंटर की तर्ज पर दूसरे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी विकसित करने की तैयारी चल रही है।
धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सड़क हादसे में घायल लोगों को मिलने वाली मुफ्त इलाज की। केंद्र सरकार ने देश भर में इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में सड़क हादसों में घायल लोगों को इसी महीने यानी कि मार्च 2025 से मुफ्त इलाज मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लागू इस व्यवस्था के तहत घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस फ्री इलाज मिलेगा। यह व्यवस्था सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में अनिवार्य रूप से लागू होगी। इस योजना को लागू करने से पहले 5 महीने तक असम, हरियाणा और पंजाब सहित 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जो तो चलिए इस बीच आपको एक शानदार खबर दे देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, जहां पर भारत की शानदार जीत। सेमीफाइनल में सीधा भारत फाइनल में पहुंचा है और ये बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया को हरा के भारत फाइनल में पहुंच चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के। 4 विकेट से भारत ने ये जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें लक्ष्य जो भारत को मिला था वो मिला था 265 का। भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 267 रन बनाए 48.1 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 264 रन का टारगेट भारत को दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए हालांकि कहा यह जा रहा था कि जो पिच है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। 84 रन विराट कोहली ने लगाए और इसी के साथ शानदार जीत भारत की। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पहुंच चुका है। अब फाइनल में, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये बड़ी जीत भारत की मानी जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में जीत भारत की हुई है। 2023 का बदला पूरा किया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। लगातार अब ये भी बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में ही लगातार तीसरी बार भारत फाइनल में पहुंचा और इस पूरे मैच के हीरो रहे हैं विराट कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी मैच की तो दोनों ही टीमें खिताब की प्रबल दावेदार मानी भी जा रही थी। भारत हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा है। कोशिश कंगारू टीम के सामने जीत के लय को बरकरार रखने की थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, एक बड़ी जीत, शानदार जीत और भारत के लिए बड़ी जीत इसलिए क्योंकि अब सीधा फाइनल में। ऑफकोर्स मतलब इससे बड़ी जीत कुछ हो नहीं सकती थी और भारतीय टीम शायद इसी दिन की तलाश में थी कि कब वो दिन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मुकाबले में हराएंगे और उस दिन का मतलब लेंगे जब 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर किया था। तो आज आई थिंक एक वो दिन है जब कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने ये बताया है कि नॉकआउट में भी भारतीय टीम उसी लिहाज से खेलती है और चैंपियंस ट्रॉफी का ये सेमीफाइनल हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको ये पता था कि अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तो हम सीधा सेमीफाइनल में जाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने यहाँ पर खेला है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग, इन टर्म्स ऑफ आपकी बॉलिंग, हर डिपार्टमेंट में भारतीय टीम एक नंबर साबित हुई है और इसी का ये रिजल्ट है कि आज इस वक्त आप भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। पूरा देश जो है इस वक्त एकजुट हो चुका है, सेलिब्रेट कर रहा है भारत की जीत को और अब बस एक कदम दूर है आप भारत की टीम और पूरा देश जब चैंपियंस ट्रॉफी का वो जो प्रेस्टिजियस एक ट्रॉफी है आप उसको लिफ्ट अप करेंगे तो एक बड़ा मौका है। ऑस्ट्रेलिया को आपने हरा है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता था। सेमीफाइनल में एक तरफा जीत मैं तो उसको बोलूंगा, क्योंकि जब टॉस जीत कर उन्होंने बोला था कि आप आइए, चलिए हम गेंदबाजी करेंगे, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत के लिए एक बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। पिच के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना बड़ा चैलेंजिंग ये था भारत के लिए, पहले बॉलिंग करना बाद में बैटिंग करना। जिस तरीके की पिच थी अगर आप देखें तो बहुत ये ऐसी पिच नहीं थी जहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़े, चाहे आप पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। पिच वैसी ही थी जहां पर आपको अच्छे स्कोर्स मिल सकते थे। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वो 300 के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय टीम ने कमबैक किया, स्टीव स्मिथ का वो
शमी ने जो जिस तरीके से विकेट लिया, उससे मैक्सवेल को आउट किया, वहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम वो नीचे की तरफ गई। भारतीय टीम ने अपनी पकड़ जो है वो मजबूत की और इस मैच के अंदर में उस 2 विकेट के बाद भारतीय टीम ने कमबैक किया, जिसका रिजल्ट है कि इस वक्त पूरा देश जो है वो जश्न में झूम रहा है। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं ना नितिन, जिनमें शुरू से ही आप इस बात को मान के चल रहे होते हैं कि यहाँ तो जीत हमारी है। ये मैच कुछ वैसा ही था। हालांकि सामने वाली टीम, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कम अंक के तो नहीं देखे, लेकिन बावजूद इसके आज भारत और भारतवासियों को अपनी टीम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी था और कोहली पूरी तरह से खरे उतरे हैं इस पर। न सिर्फ कोहली, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि न सिर्फ कोहली बल्कि जितने भी बल्लेबाज हमारे इस वक्त बैटिंग करने के लिए आए वो सब अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और एक्सपेक्टेशन जो की भारतीय क्रिकेट फैंस की उन पे खरे उतरे हैं। अब देखिए, रोहित शर्मा ने तेज पारी खेलनी शुरू की, शुभमन गिल थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे, उनके रन नहीं आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विराट कोहली ने जिस तरीके से पारी को संभाला है और उनका साथ जो उनको टीम मेंबर से मिला, वो एक बड़ी चीज थी। और ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं थी जो 2023 के वर्ल्ड कप में थी या फिर T20 वर्ल्ड कप की टीम के अंदर में थी। ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पहले से ही भारत के सामने कमजोर नजर आ रही थी। उन्होंने एडिशंस भी किए थे कुछ, जैसे हमने 4 स्पिनर खिलाए तो उन्होंने भी कोशिश की कि हम 4 स्पिनर खिलाएं, लेकिन वो गेंदबाजी भारत की मजबूत बल्लेबाजी के सामने फीकी साबित हुई, जिसका ये नतीजा है कि आज भारत ने फाइनल की जो सीट है वो बुक कर ली है, रिजर्वेशन उनका बुक है, टिकट उनको मिल गई है। अब वो सीधा जो है इंतजार करेंगे कि कल के सेमीफाइनल के बाद किस टीम को उनको फेस करना है, क्या वो साउथ अफ्रीका होगी, क्या वो न्यूजीलैंड होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस तरीके से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सफर का शुरुआत किया था, जिस तरीके से अभी वो खेल रहे हैं, भारत वन ऑफ द बेस्ट है और आप इस बात को मान सकती हैं कि जो भी टीम सामने आएगी भारत उस पे भारी पड़ेगी। और होपफुली जब 9 तारीख को भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा, उस दिन चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के हाथ में होने की पूरी संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल बैटिंग अच्छी थी, पर देखा था मैंने। एक मिनट ऐसे बैठे रहे। तो चलिए, फिलहाल नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक शानदार जीत भारत के लिए। फाइनल का टिकट भारत ने पक्का कर लिया है। ये पहला सेमीफाइनल था, अब अगले सेमीफाइनल का इंतजार होगा, क्योंकि जो टीम वहां से जीतेगी न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका, वो फाइनल में जाएगी। नितिन, अगर आप हमारे साथ हैं, ओवरऑल अगर हम भारत की अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक के सफर पर बात करें, आप ये कह रहे थे कि बहुत मुश्किल नहीं होगा फाइनल में भी भारत के लिए, लेकिन अभी तक के सफर को आप कैसे देखते हैं नितिन? नितिन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, नितिन के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए, फाइनल का टिकट भारत को मिल चुका है और ये फैंस का जश्न है। कहीं भी हो भारतीय फैन, एक तो मैच देखना नहीं भूलते और दूसरा जश्न मनाना नहीं भूलते। मैच के बाद जीत और जीत का ये जश्न और ये खुशी इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं। 98 गेंदों पर 84 रन बनाए विराट कोहली ने। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन विराट कोहली का भी इसमें रहा। अक्षर पटेल 27, श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाए हैं। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट छटके हैं। तो एक तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर भारतीय टीम ने बेहद अच्छा प्रदर्शन इस पूरे मैच में किया है। टीम हालांकि ऑस्ट्रेलिया की थी, एक दौर ऐसा भी था जब ऑस्ट्रेलिया और भारत का जब मैच हुआ करता था तो सबसे टफ और चैलेंजिंग टीम ऑस्ट्रेलिया ही मानी जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल फाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है और वहां पर कौन सी टीम पहुंचेगी, क्योंकि कल होना है दूसरा सेमीफाइनल, उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए भारतीय टीम की, तो कहा यह जा रहा है कि शायद फाइनल ट्रॉफी भी भारत के लिए उतना मुश्किल काम नहीं होगा। इंडिया जीत गई है, हमारे पूरे देश
तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस का ये जोश और उत्साह। शुरुआत में बहुत अच्छा खेले, बाद में केएल राहुल ने भी पारी को अच्छे से संभाला। ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था। हराने का बदला है जी, कोई भी आए उसको हरा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीतकर। भारत माता की जय। विराट कोहली, विराट कोहली इज द बेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, हम जीत गए। विराट कोहली इज द बेस्ट। केएल राहुल का कोई नहीं बोलेगा, धीमा खेलता है। विराट कोहली, इंडिया इंडिया। तो देख सकते हैं आप भारतीय फैंस का जोश कितना ज्यादा हाई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत हासिल की है। एक चैंपियन टीम है जिसको भारत ने हराया है, लेकिन लगातार अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अब फाइनल का टिकट भी पक्का कर लिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर अब फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया और अब फाइनल में इंतजार रहेगा। 9 तारीख को फाइनल और इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की भारत की परफॉर्मेंस है, फैंस ये भी मानकर चल रहे हैं कि इस बार की ट्रॉफी भारत की ही झोली में आएगी। अलग अलग जगहों पर कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं तिरंगे के साथ जश्न मनाया जा रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से जीत के जश्न को मना रहा है, इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जाए। विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा। विराट कोहली इज वेरी एक्सीलेंट बैटिंग। वन द मैच बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। अरे हार्दिक भाई क्या, अरे हार्दिक भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत देखिए जिस तरह से हम लोग, आज मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान का दिन है। हम लोगों ने सुबह प्रार्थना की, हनुमान चालीसा पढ़ी। ये बिल्कुल मान करके चलिए कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है, संकट मोचन कहे जाते हैं। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया ने जो पिछली बार भारत को हराया था, इसका बदला भारत जरूर लेगा। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। हम सबको बहुत खुशी है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। और इंडिया की सेमीफाइनल में जीतने के बाद, फाइनल में पहुंचने के बाद निश्चित रूप से फाइनल में भी जीतेगा और ये ट्रॉफी लेकर के आएगा। इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। विराट कोहली की बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की बॉलिंग ने एकदम खेल को बदल के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया एकदम पस्त हो गया, लड़ ही नहीं पाया कहीं और भारत ऐसे जीत गया। क्या कहेंगे आज जिस तरह से टीम ने पूरा मैच खेला है? देखिए आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। सुबह हम लोगों ने पूजा अर्चना करी, इसीलिए करी कि आज हमारा भारत जो पिछला जो ऑस्ट्रेलिया के साथ पिटा गया था, आज उसी ऑस्ट्रेलिया को हराया है और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करी है, जिसकी बदौलत भारत इतना विश्व विजेता में पहुंचा है और सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंच रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है जीतने के बाद, लेकिन 2019 को जो हारे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो जीत के मतलब पूरा हो गया। विराट कोहली एक चीज बहुत बड़ी जीत है और हम लोगों का पूरा विश्वास था भारत का नाम है विराट कोहली। ऐसा बढ़ता रहेगा। आप बताइए क्या लगता है पूरे टीम इंडिया में जो टीम इंडिया फाइनल जीत गई है, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। हम चाहते टीम इंडिया ने भारत जीते और यादव जी, हमारे कुलदीप यादव जी विकेट लेते रहे, हमेशा रहते रहे और बुमराह तो